तो दूसरे पार्ट की शुरुआत में हम ब्यूल को देखते हैं जो रात को अपने घर पर उदास होकर अपनी डायरी देख रही होती है जिसमें उसने 7 विशेस लिख रखे होते हैं जिन्हें वो इंसान बनकर पूरा करना चाहती थी। उधर वूजू जॉगिंग कर रहा होता है तो उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आती है क्योंकि मैनेजर उससे बात करना ही नहीं चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि वूजू बिना बात किए कॉल काट देता है। अब असिस्टेंट उस मैनेजर को समझाता है कि हमें वूजू को थोड़ा रिलैक्स भी करने देना चाहिए। तभी रेस्टोरेंट के मालिक बाहर आते हैं और पूछते हैं क्या वूजू नहीं आ रहा, तो असिस्टेंट कहता है नहीं। तो ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। अब ठीक उसी समय एक ड्राइवर जो नशे में होता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। तो ये देखकर उस रेस्टोरेंट के मालिक उसे रोककर पूछते हैं कि क्या तुम इस हालत में ड्राइव कर लोगे? मेरी मानो तो किसी और को बुला लो और उसे ड्राइव करने दो। लेकिन वो ड्राइवर कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने ज्यादा तो पिया ही नहीं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ब्यूल अभी उदास बैठी होती है लेकिन अब उसे एहसास होता है कि कोई बाहर आया है। तो वो बाहर की ओर देखती है। अब देखने पर पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वूजू होता है जो पूरी हिम्मत जुटाकर उस जगह वापस आया होता है, वो भी सिर्फ उस पपी की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि इस पपी को किसी बुरी आत्मा ने वहाँ कैद कर रखा है। खैर इसके बाद अब वूजू पपी को उठाकर भागता है तो ब्यूल एकदम शॉक्ड रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या सुपरस्टार वूजू चोरी कर रहा है। इसलिए वो जल्दी से बाहर आती है और वूजू का पीछा करने लगती है, जबकि वूजू बहुत डरा हुआ होता है। इसलिए बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं भूत उसका पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और पपी को लेकर भाग ही जाता है। तभी ब्यूल की वॉच जो उसके घर पर होती है उसमें वूजू की डेथ का टाइम सेट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जल्दी ही वूजू की मौत होने वाली है। उधर हम देखते हैं कि वही ड्रंक ड्राइवर जो बुरी तरह नशे में होता है वो अपनी गाड़ी को ठीक से नहीं चला पा रहा होता है, जबकि ब्यूल अभी भी वूजू का पीछा कर रही होती है। अब ये दोनों भागते भागते काफी दूर जाते हैं लेकिन तभी वूजू अचानक गलती से उस ड्रंक आदमी के ट्रक के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी जगह से हिल नहीं पाता। लेकिन ये देखकर ब्यूल के भी होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि क्या वूजू का एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यूल वूजू को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो जोर से उसे धक्का मार देती है जिससे वो एक साइड में जाकर गिर जाता है, जबकि वो ट्रक ब्यूल के अंदर से होता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है और सामने वाली दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे ड्राइवर का गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू भी साइड में गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब ब्यूल बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने एक बार फिर ग्रिम रीपर के नियम तोड़ दिए हैं। तभी हमें यंकी की कार दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि वूजू का टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए वो बहुत खुश होता है कि वूजू की आत्मा को अपने साथ ले जा सकेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यंकी खुशी खुशी एक आत्मा को वूजू की आत्मा समझकर आफ्टर वर्ल्ड में ले जाता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी कार में बैठे हो। वैसे मुझे ऐसे मौके पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को बहुत लकी मान रहा हूँ कि मुझे आप जैसे वीआईपी आत्मा को आफ्टर वर्ल्ड में ले जाने का मौका मिला। काश आपके चेहरे पर चोट न लगी होती तो मैं आपके साथ सेल्फी ले लेता। पर तभी वो आत्मा जो वूजू की नहीं बल्कि ड्रंक ड्राइवर की है वॉमिट करने लगती है, जिसमें यंकी कहता है अरे नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर अगले ही पल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आपके फैन होने के नाते मैं सब साफ कर दूंगा, बस मुझे आफ्टर वर्ल्ड जाकर भूल मत जाना। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें मिस्टर गो को बहुत गुस्से में दिखाया जाता है। लेकिन उन्हें ऊपर से शिकायत मिली है कि उनके ग्रिम रीपर्स ने काम खराब कर दिया है। जहां एक ने वूजू की जान बचा ली तो दूसरे ने गलत आत्मा को आफ्टर वर्ल्ड में भेज दिया। अब मिस्टर गो यंकी को अपने सामने बुलाकर डांटते हैं कि क्या तुम नॉर्थ कोरिया से हो जो साउथ कोरिया के ग्रिम रीपर्स का नाम मिट्टी में मिला रहे हो? आखिर तुम बिना फेस और आईडी चेक किए किसी दूसरी आत्मा को आफ्टर वर्ल्ड कैसे भेज सकते हो? क्या तुम्हारा इरादा मेरी कंपनी को बंद कराने का है? अब यंकी नॉन स्टॉप माफी मांगता है कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, मैंने एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर गो उसे मार मार कर ऑफिस से भगा देते हैं। फिर जब ब्यूल वहां पहुंचती है तो मिस्टर गो पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और फिर उसे बाहर चलकर बात करने को कहते हैं।
इसके बाद मिस्टर गो ब्यूल को कई चीजें याद दिलाकर उसे जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि उसने आज तक ग्रिम रीपर की जॉब सही से नहीं की। तभी ब्यूल उदास होकर कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था वूजू की जान बचाने के अलावा। लेकिन ड्राइवर की मौत तो वैसे भी होती, क्योंकि वो ड्रंक था और फिर भी गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से वो दीवार से टकराया। जिस पर मिस्टर गो कहते हैं, लेकिन तुम्हारा काम लोगों की जान बचाना नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वापस काम पर नहीं रख सकता। खैर, अब सीन बदलता है। अब हमें ब्यूल को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देखते हुए दिखाया जाता है, जो फिर से उसे पहन लेती है और मिस्टर गो की बात याद करने लगती है कि कैसे मिस्टर गो ने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उससे सीक्रेट बातचीत की थी। असल में उन्होंने बताया था कि तुम वापस इंसान बन सकती हो, क्योंकि मिस्टर गो को अच्छे से पता है कि ब्यूल का कितना मन है इंसान बनने का और वूजू के साथ रहने का। ये सुनकर ब्यूल शॉक्ड रह जाती है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। तो मिस्टर गो कहते हैं, हाँ, ऐसा पहले भी 1-2 बार हो चुका है कि लोग मरने के बाद भी जिंदा हुए। इसके लिए बस तुम्हें फुल फोकस करना होगा और फिर तुम ठीक उसी दिन, उसी समय, उसी कार से टकराकर वापस इंसान बन जाओगी। वो ये भी कहते हैं कि इस काम के लिए तुम्हें कुछ परमिशन चाहिए होगी, जो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसलिए याद रहे, अगर तुम्हारी 7 विशेस पूरी हो गई तो तुम वापस मर जाओगी। और वूजू की बात करें तो अगर तुमने उसे फर्स्ट स्नो में पहले मरने से बचा लिया तो वो भी हमेशा के लिए जिंदा रह पाएगा। तो ये सुनकर ब्यूल खुश हो जाती है। अब इन सभी बातों को सुनकर मिस्टर गो ब्यूल को भी स्मार्ट वॉच देते हैं, जैसे यंकी को प्रमोशन पर मिली थी, और उसे गुड लक कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, बाकी आगे सब तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अब ब्यूल उन्हें दिल से थैंक्स करती है और बाहर आकर अपनी साइकिल पर बैठ जाती है, क्योंकि वो जाने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो अपनी वैन में होता है और कहीं जा रहा होता है। अब ब्यूल ठीक उसी समय पर वहीं म्यूजिक सुनते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, और जैसे ही वो वैन दिखती है तो वो जानबूझकर उससे टकरा जाती है। अब ठीक समय पर टक्कर होने से वो अचानक फिर से विजिबल हो जाती है और उसका एक बार फिर गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। अब वूजू और उसका असिस्टेंट इस नजारे को देखकर बुरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर उन्होंने उसे कैसे हिट कर दिया। वहीं ब्यूल उल्टा खुशी के साथ पीछे गिरती है, क्योंकि अब वो फाइनली इंसान के शरीर में वापस आ चुकी है और विजिबल हो चुकी है। इसी वक्त हमें उसके हाथ पर 7 सितारे दिखाई देते हैं, जो असल में ब्यूल की विशेस होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वूजू जल्दी से वैन से बाहर आता है और ब्यूल को देखने लगता है। ये असल में वही सीन है जो एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया गया था, जब वूजू ब्यूल को देखने आया था। अब ब्यूल भी वूजू को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन फिर वहीं बेहोश हो जाती है। अब हमें मिस्टर गो को दिखाया जाता है, जो आराम से चाय पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ब्यूल फिर से जिंदा हो चुकी है। अब वो कुछ सोचने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में एक एम्बुलेंस ब्यूल को लेकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहां हमें उसके साथ यसु दिखता है, जो डॉक्टर सॉरी को पसंद करता था। फिर हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर सॉरी ही ब्यूल का इलाज करने वाली थी। सीन फिर से कट होता है और हमें वही बच्ची दिखाई देती है जिसकी जान ब्यूल ने बचाई थी। असल में उसे ब्यूल का चेहरा अभी भी याद होता है, इसलिए वो ब्यूल को देखकर डर रही होती है। फिर ब्यूल आखिरकार अपनी आंखें खोलती है और महसूस करती है कि वो वापस जिंदा हो चुकी है और उसे अपनी बॉडी वापस मिल गई है, यानी ये उसका कोई सपना नहीं। इसलिए वो इंसान बनकर बहुत खुश है। उधर यसु डॉक्टर सॉरी के साथ ब्यूल से मिलने आता है, लेकिन अजीब बर्ताव करता है, जैसे वो ब्यूल को देखकर हैरान हो या उसे जानता हो। इसके बाद डॉक्टर सॉरी यसु से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, लेकिन वो भी उसका जवाब नहीं देता। फिर जब वो ब्यूल के रूम में पहुंचती है तो पता चलता है कि वो वहां से गायब है। दरअसल ब्यूल की वॉच में फिर से वूजू की डेथ का टाइम शुरू हो चुका था, इससे वो वूजू को बचाने के लिए वहां चली जाती है। दूसरी ओर हम वूजू को स्टेज पर देखते हैं, जो अपनी फैंस के सामने परफॉर्म कर रहा था। तभी ब्यूल भी वहां पहुंच जाती है और वूजू के लिए परेशान हो उठती है। वो चारों तरफ देखकर यही सोचने लगती है कि यहाँ कौन सा हादसा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर की लाइट पर पड़ती है, जो हिल रही होती है, और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो लाइट ही वूजू के ऊपर गिरने वाली है। इधर उसकी वॉच में भी समय खत्म होने वाला था, इसलिए ब्यूल फुल स्पीड से दौड़ती है और स्टेज पर पहुंचकर वूजू को धक्का देकर साइड कर देती है। अभी सभी लोग इस नजारे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं,
कि आखिर ये लड़की कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। इस बीच सभी का फोकस इन दोनों पर चला जाता है, जिसकी वजह से ये सब टीवी पर लाइव दिख रहा था। उधर डॉक्टर सॉरी और यसु भी ये सब टीवी पर देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ब्यूल वहां कब पहुंची और ऐसा क्यों कर रही है। इधर वूजू भी हैरानी से ब्यूल को देखता है, लेकिन तभी हमें मिस्टर गो की बात सुनाई देती है, जो किसी को फोन पर बता रहे थे कि आने वाले समय में ब्यूल ही वूजू की डेथ की असली वजह बनेगी। उधर ब्यूल अब लाइट को देखती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है, क्योंकि लाइट ठीक उसके ऊपर गिरने वाली थी। पर वूजू भी फाइनली देख लेता है कि ऊपर से लाइट गिरने वाली है, इसलिए वो ब्यूल को अपने साथ लेकर साइड में चला जाता है और समझ जाता है कि ब्यूल उसे बचाने आई थी। फिर आखिरकार वो लाइट नीचे गिरती है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। फिर वूजू भी हैरानी से ब्यूल को देख रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि अब ब्यूल के हाथ से एक सितारा गायब हो जाता है, यानी उसकी एक विश पूरी हो चुकी है। अब भले ही ब्यूल ने वूजू की जान बचा ली हो, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनका मानना है कि शायद लाइट को वूजू के ऊपर गिराने की साजिश इस लड़की ने ही रची थी। अब वूजू अपने असिस्टेंट से पूछता है, वैसे ये लड़की कौन है और एक्सीडेंट के बाद इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। तो असिस्टेंट कहता है, बस तुम्हारी क्रेजी फैन है जो तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए सब कर रही है। साथ ही वो वूजू को सलाह देता है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, तभी तुम रोमांटिक सॉन्ग्स लिख पाओगे, क्योंकि प्यार भरे शब्द दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। अब वूजू भी सोचने लगता है कि क्या सचमुच मुझे गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। खैर, अब हम ब्यूल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ उससे कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन तभी यसु वहां पहुंच जाता है, जो ब्यूल को हॉस्पिटल ले गया था और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब यसु की माँ कहती है कि ये लड़की कौन है, तो यसु कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि परेशानी में है और इसे मेरी मदद की जरूरत है, शायद अपने घर से भागी हुई है। अब ब्यूल भी ये सब सुनती रहती है और सोचने लगती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। खैर, इसके बाद जब यसु उसे अपने कपड़े देने आता है तो ब्यूल उसे थैंक्स करती है और कहती है, मैं घर से भागी हुई नहीं हूँ। फिर पूछती है, वैसे मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो यसु कहता है, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, पर मुझे यकीन नहीं है कि तुम वही लड़की हो या नहीं, लेकिन फिर भी तुम जितना समय चाहो यहाँ पर रह सकती हो। तो इसके लिए ब्यूल उसको थैंक्स करती है। उधर वूजू अपने सॉन्ग लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लिख नहीं पाता, क्योंकि उसे सचमुच प्यार करने वाला शख्स चाहिए जिसके बारे में सोचकर वो सॉन्ग लिख सके। इसके बाद वो टाइम पास के लिए पपी के साथ खेलने लगता है और कहता है, तुम वैसे बहुत क्यूट हो। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वूजू सभी ऑनलाइन हेटर्स से वॉलंटियर वर्क करवा रहा है, जिसमें वही बस स्टॉप वाली लड़की भी शामिल होती है। फिर वो उनसे कैमरा के सामने स्माइल करने को कहता है और इन सभी के बीच ब्यूल भी होती है, जो इस वूजू को ही देख रही होती है। देन आखिर में एक ग्रुप फोटो क्लिक होती है, जबकि असल में ब्यूल हर समय वूजू के साथ रहने की कोशिश कर रही होती है, ताकि फर्स्ट स्नोफॉल से पहले तक वो उसकी जान बचा सके। इसके बाद अब वूजू जाने लगता है तो ब्यूल की वॉच में फिर से वूजू की डेथ का टाइमर सेट हो जाता है, जिससे वो फिर से परेशान हो उठती है और वूजू के सामने जाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही जल्दबाजी में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि गाक्षी वहां आती है, जिसका मतलब है कि ब्यूल इंसान बनने के बाद भी गाक्षी को देख सकती है। अब गाक्षी उसे एक आइडिया देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में ब्यूल मेकअप आर्टिस्ट की ड्रेस पहने होती है, जिस वजह से असिस्टेंट और वूजू से पहचान नहीं पाते। अब असिस्टेंट के सो जाने से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन ब्यूल उसे एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो उठ जाता है। अब एक्सीडेंट होने से तो बच जाता है, लेकिन वैन इधर उधर होने लगती है। फिर वूजू उसे संभाल लेता है और असिस्टेंट को डांटता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। खैर, अब जो भी हो, लेकिन अब ब्यूल चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने फिर से वूजू की जान बचा ली थी। अब क्योंकि ब्यूल मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वूजू से मेकअप करने को कहती है। फिर शुरू में ब्यूल को परेशानी होती है, लेकिन बाद में वो प्यार से उसका मेकअप करने लगती है। थोड़ी देर बाद अब असिस्टेंट आता है तो वूजू को देखकर बेहोश होने लगता है, क्योंकि वूजू को पता चलता है कि ब्यूल ने उसका ग्रिम रीपर स्टाइल मेकअप कर दिया था, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। अब ब्यूल उसे एक्सप्लेन करती है
अब ब्यूल उसे एक्सप्लेन करती है कि मैं बस आपकी जान बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वूजू उसे फिर से अरेस्ट करवा देता है और पुलिस स्टेशन में उसे एक बार फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। इसके अगले सीन में ब्यूल वूजू के घर के बाहर होती है, जहाँ गाक्षी और वो उसके घर को अनलॉक करती है और फिर अंदर जाकर ब्यूल सभी स्लीपिंग पिल्स फेंक देता है। अब ये दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी गाक्षी लिपस्टिक से मिरर पे कुछ लिख देती है, जिसके लिए ब्यूल उसे डांटती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी पता चलता है कि वूजू भी घर में आ रहा है, इसलिए ब्यूल जल्दी से चुप हो जाती है। फिर अब वूजू अपने रूम में जाता है तो मिरर पर लिखी लाइन हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर में किसने लिखा होगा, इसलिए वो नीचे चेक करने जाता है कि घर में कोई था तो नहीं। फिर ब्यूल उसे देखकर डरती है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, लेकिन इससे पहले वूजू उसे पकड़ पाए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वूजू अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में वही लड़की घुसी थी जिसने स्टेज पर उसकी जान बचाई थी, और साथ में ही वो देखता है कि वो लड़की उसके पपी को भी साथ ले गई है। इसलिए अब वो कॉल पर असिस्टेंट से ब्यूल के घर का पता लगवाता है ताकि पपी को वापस ला सके। उधर हम देखते हैं कि ब्यूल यसु के घर के पास पहुंचती है, जहां वहीं सभी बच्चे होते हैं जिसकी जान ब्यूल ने बचाई थी। अब वो बच्ची फिर से उसे देखकर डरने लगती है और पूछती है क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हो? तो ब्यूल कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम वूजू को यसु के घर के बाहर देखते हैं, जहां उसने अपने पपी भी जहाँ उसे अपना पपी भी दिख जाता है। इसलिए वो इन बच्चों से कहता है कि उसे मुझे दे दो, ये मेरा है। लेकिन तभी उस घर के अंदर किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो वूजू का ही सॉन्ग होता है। ये चेक करने के लिए अब वो घर के अंदर चला जाता है। फिर अंदर ब्यूल वूजू का सॉन्ग बहुत प्यारी आवाज में गा रही होती है। वूजू उसे देख लेता है और पहली बार ब्यूल उसे गाते हुए अच्छी लगती है। फिर वो उसे कहता है कि ये तो मेरी फर्स्ट एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते, इसका मतलब तुम सचमुच मेरे सबसे बड़े फैन हो। अब पहले तो ब्यूल के होश उड़ जाते हैं वूजू को घर में देखकर, और वो बच्ची भी सरप्राइज हो जाती है। इसलिए अब वो बच्ची उसे ऑटोग्राफ मांगती है, जिसके बाद वो ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वूजू ब्यूल के पास आता है और ये पहली बार है जब वो उसे गुस्सा नहीं दिखाता। फिर वो पूछता है तुमने मेरे डॉग को क्यों चुराया? तो ब्यूल कहती है डॉग मैंने नहीं बल्कि आपने चुराया था, जिस पर वूजू हंसने लगता है और कहता है इसका मतलब तुमने मुझ पर काफी समय से नजर रखी हुई है। तो ब्यूल उसे एक्सप्लेन करती है हाँ, और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस आपकी जान बचानी है, इसलिए प्लीज फर्स्ट नो होने से पहले मुझे अपने साथ रहने दो। इस पर वूजू कहता है कि क्या तुम भविष्य देख सकती हो जो ऐसा बोल रही हो, और वैसे भी तुम्हें क्या मैं मरूं या जीऊं, तुम हो कौन? लेकिन तभी उसे अपने असिस्टेंट की सलाह याद आती है कि उसे डेटिंग ट्राई करनी चाहिए। इसलिए अब वो ब्यूल के पास बैठ जाता है और पूछता है क्या हम कल बाहर जा सकते हैं? ये सुनकर ब्यूल के होश उड़ जाते हैं और वो उसे हाँ कर देती है। इसके बाद हमें ब्यूल को गाक्षी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ गाक्षी उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, लेकिन क्या तुम उसके साथ ऐसे जाओगे? यानी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं नए कपड़े खरीदने के लिए? तो ब्यूल को याद आता है कि जब वो उस बूढ़े की आत्मा को लेने गई थी तो उसने अपनी बैंक बुक उसके पास छोड़ दी थी। फिर उसे चेक करने पर दोनों को पता चलता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो फिर क्या था, दोनों शॉपिंग शुरू कर देते हैं और ढेर सारी चीजें खरीदते हैं। यहाँ ब्यूल को वूजू के साथ पहनने के लिए एक ड्रेस बहुत पसंद आती है जिसमें वो पहले से अलग दिखती है। फिर जब वूजू ब्यूल को लेने जाता है तो उसे नोटिस होता है कि आज वो काफी अलग लग रही है। इसके बाद अब ब्यूल कार में बैठती है और वूजू से उसका नाम पूछता है। अब ब्यूल हड़बड़ाहट में उस बूढ़े के नाम को ही अपना नाम बता देती है, जिसके बाद वूजू कहता है कि बहुत अजीब नाम है। फिर वो पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है? तो ब्यूल कहती है अम्यूजमेंट पार्क, जो पहले तो वूजू मना करता है, पर जब ब्यूल कहती है कि क्यों आप डरते हो तो वो मजबूरी में हाँ कर देता है। अब अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचकर वूजू की हालत देखने लायक होती है क्योंकि उसे राइड्स से डर लगता है और उसका बुरा हाल हो जाता है। वहीं ब्यूल सभी राइड्स का मजा ले रही थी और फोटो भी क्लिक कर रही थी। फिर वूजू कहता है अब कहाँ चलना है? तो ब्यूल कहती है अब हम बच्चों वाली राइड्स में जाएंगे ताकि आपको डर न लगे।
इसके बाद वो दोनों एक साधारण राइड पर बैठ जाते हैं, जहां वूजू ब्यूल को खुश देखकर खुश होता है। जहां गलती से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं तो ब्यूल अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन फिर भी वूजू उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं और ये पल यहीं पर यादगार बन जाता है। लेकिन जब ब्यूल घर लौट रही होती है तो उसके हाथ से एक सितारा मिट जाता है, क्योंकि उसका सपना जिसे वो पसंद करती है उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना था, वो अब पूरा हो चुका था। इसके बाद हम वूजू को सॉन्ग लिखते हुए देखते हैं और अब वो प्यारी प्यारी लाइनें भी बना रहा था। फिर काम खत्म करने के बाद वो ब्यूल से अगले दिन मिलने की बात करता है तो ब्यूल कहती है इस बात पर खर्चा मेरी तरफ से होगा। लेकिन जब वूजू ब्यूल की बताई जगह पर पहुंचता है तो ढेर सारी डिशेस देखकर हैरान रह जाता है जो ब्यूल ने ऑर्डर की थी। फिर खाना खाते वक्त ब्यूल का चेहरा गंदा हो जाता है और वो वूजू उसे टिश्यू पेपर देता है। यहाँ ब्यूल को समझ नहीं आता कि किस तरफ साफ करना है तो वूजू खुद उसका चेहरा साफ कर देता है। ये सब ब्यूल को इतना अच्छा लगता है कि वो टिश्यू फेंकती ही नहीं बल्कि याद के लिए अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम दोनों को गेम खेलते हुए देखते हैं जहाँ ब्यूल को एक लॉकेट चाहिए था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वूजू से जीत नहीं पाता। तब फिर से वूजू की डेथ का टाइमर सेट हो जाता है और ब्यूल नोटिस करती है कि ऊपर से एक बोर्ड वूजू पर गिरने वाला है। इसके बाद वो वूजू से चलने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अब ब्यूल खुद कोशिश करके उसके लिए खरगोश जीत लेती है और वूजू का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। इसके बाद दोनों के हटते ही वो बोर्ड नीचे गिर जाता है जिसे वूजू भी बड़ी हैरानी से देखता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से यंकी भी इन दोनों पर नजर रख रहा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टॉप पर पहुंचते हैं जहां बस आने पर वूजू ब्यूल से जाने को कहता है। फिर ब्यूल उस बस में बैठ जाती है और वूजू को बाय करती है और वूजू भी उसे बाय करता है। इसके बाद यंकी मिस्टर गो से ब्यूल की शिकायत करता है कि वो हर बार वूजू कैसे बचा लेती है। तो मिस्टर गो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ब्यूल ही वूजू की डेथ का कारण बनेगी। फिर अगले दिन हम ब्यूल को वूजू के घर में देखते हैं जहां उसने उस खरगोश में अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी। उसमें वो बताती है कि वूजू को कितना पसंद करते हैं। इसके बाद वो पियानो बजाने लगती है। तभी वूजू भी वहां आता है और उसे ब्यूल की ट्यूशन बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो ब्यूल उसे सिखाती है और दोनों साथ में पियानो बजाते हैं और एक अच्छा वक्त बिताते हैं। इस बीच दोनों के हाथ पर टच हो जाता है तो ब्यूल नर्वस होकर पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी गाक्षी सारी लाइट्स ऑन ऑफ करने लगती है ताकि ब्यूल वहां रुक सके। और ऐसा ही होता है क्योंकि वूजू को डार्कनेस से डर था, वो ब्यूल को रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर देर तक बातें करते हैं। इस बीच ब्यूल वूजू को समझाती है कि जब उसे डार्कनेस से डर लगता है तो उसे मम्मी को याद करना चाहिए। तो ये बात सुनकर वूजू को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन जब वूजू ब्यूल को देखता है तो वो डॉग के साथ खेल रही होती है। अब वूजू को ब्यूल पसंद आने लगती है और इसलिए वो उसके पास आता है। हालांकि ब्यूल को समझ नहीं आता कि उसका क्या होगा, लेकिन जब वो वूजू से हग करता है तो वो शॉक्ड रह जाती है और उसे भी यह अच्छा लगता है। इसके बाद हम वूजू को एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं जो उसने ब्यूल से जुड़ी हुई अच्छी यादों को याद करके बनाया था। अब वूजू से प्यार की भावनाएं जाग रही होती हैं, लेकिन बाद में वो रिकॉर्डिंग पूरी होने पर अपने मैनेजर के पास आता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करता है। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि वूजू का फेक रिलेशनशिप काम कर रहा है। तो मैनेजर पूछता है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस लड़की अपनी फैन गर्ल को डेट कर रहे हो। अब ब्यूल बाहर से ये सब सुन रही होती है कि तभी अंदर असिस्टेंट बताता है कि वूजू बस सॉन्ग बनाने के लिए ब्यूल के साथ डेटिंग की एक्टिंग कर रहा था। तभी वो दूसरी फीमेल सिंगर आती है कि मुझे नहीं पता था कि वूजू का स्टैंडर्ड इतना कम है, क्योंकि अगर डेट करना ही था तो वो मुझे चुन सकते थे। अब ये सब सुनने के बाद वूजू कुछ कह पाए तभी ब्यूल का सामान नीचे गिर जाता है और सभी को पता चल जाता है कि उसने सब सुन लिया। इसके बाद ब्यूल रोते हुए वहां से चली जाती है और उससे पहले कि वूजू उसके पीछे जाए वो मैनेजर उसे रोक लेता है। इसी सीन के साथ ये दूसरा पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।